शास्त्रे कृतभूरिश्रमः सन्ति संस्कृतस्य उत्थानाय बद्धपरिकराः वर्तन्ते। संस्कृतमातुः एते अनतिसाधारणाः सेवकाः सन्ति इत्यहं सम्यक् वेद्मि। आप लोगों को आज जो हमारे पढ़ाने के लिए अग्रज कल डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदय यहाँ पर आए हुए हैं, उनके बारे में यदि हम विवरण प्रस्तुत करेंगे तो मुझे लगता है 1 घंटा कम पड़ जाएगा। आचार्य जी ने विविध विश्वविद्यालयों से अध्ययन प्राप्त किया है। जेएनयू दिल्ली से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान पूर्व अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से, आईआईटी मुंबई से, विविध विश्वविद्यालयों से अध्ययन प्राप्त करके संप्रति हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं। आज हम लोगों को संगणक, मोबाइल क्षेत्र, एटीएम, यूपीआई इत्यादि अनुप्रयोग के बारे में, एप्स के बारे में हम लोगों को बताएंगे। आचार्य जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो इस कक्षा का आरंभ करें। आदरणीय विपिन कुमार झा जी। मैं पूर्णं यस्य समस्तमेव भुवने कर्तव्यपुञ्जं स्वकम् येनाकारिसमुज्ज्वलं स्वतपसा वंशद्वयं जीवने आदर्शं बुधपुङ्गवं निजकुला चारस्य संरक्षकम् लोकाचार सुधारकं परगुरुं तं दीनबन्धुं भजे, तं दीनबन्धुं भजे। अत्र उपस्थिताः छात्राः, विद्वांसः तथा च विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः ये सन्ति, मिथिलायाः उज्ज्वल वैदुष्य परम्परायाः कीर्तिस्तम्भरूपाः आचार्य शशिनाथ झा महाभागाः, तेषां चरणकमलयोः सादरं प्रणति पुरस्सरम् अत्र ये उपस्थिताः सन्ति तेषां प्रणामाञ्जलिं वितनोमि। यथा मया दृष्टम् अस्मात् पूर्वमपि प्रायशः 12 कक्षायाः समायोजनं तत्र विहितम्। अत्र संयोजकत्वेन यदुवीर महोदयाः सन्ति, ते धन्यवादार्हाः सन्ति। अत्र साक्षात् अहं विषयवस्तु प्रस्तुतिं करोमि, यतोहि यदा कदाचिदपि संगणकविषये चिन्तनं भवति तर्हि मुख्यरूपे बिन्दुद्वयं द्रष्टुं शक्यते। प्रथमतया पारंपरिकरूपे संगणक सन्दर्भे यद् विवरणम् अस्ति तस्मिन् सन्दर्भे जिज्ञासा भवति। एवमेव साम्प्रतिके युगे संगणक संस्कृतयोः सम्बन्धः कीदृशः वर्तते एतत् सन्दर्भे अपि जिज्ञासा जायते। अद्य या कक्षा अस्ति तत्र मुख्यरूपे संगणक विषये अपि च आगामिनी शनिवासरे या कक्षा भविष्यति तत्र अंतर्जाल विषये विशिष्य कक्षा भविष्यति। कक्षायाः सम्पूर्ति समये भवदीय
भवदीया जिज्ञासा वर्तते तासां जिज्ञासानां समाधानम् अपि भविष्यति। अपि च मध्ये अपि काचित् समस्या यदि भवति तर्हि चैट बॉक्स माध्यमेन भवन्तः प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। तर्हि एकैकशः अहं बिन्दुक्रमेण संस्कृत संगणकयोः यः सम्बन्धः अस्ति तस्मिन् सन्दर्भे अपि च संगणक विषये विशिष्य स्वकीयम् अभिमतं प्रस्तौमि। अत्र भाषासौकर्येण संस्कृतभाषा अपि च भाषाम् अवलम्ब्य अहं व्याख्यानं ददामि। कुत्रचित् यदि समस्या भवति तो साक्षात् कथयितुं शक्यते, तत्र समस्या नास्ति, तत्र परिवर्तनमपि कर्तुं शक्यते। यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें जो मुख्य रूप से विषय वस्तु है हमारा वह इस पर अवलंबित है जी कि कंप्यूटर क्या है। एकदम जो प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्तर से लेकर के हम वर्तमान में जो जब हम कहते हैं जो कि संगणकीय संस्कृतम या संगणकीय भाषा विज्ञानम, इस बिंदु पर हम पहुंचेंगे। लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें हमें जो मूलभूत जो उसके तथ्य हैं उनको समझना भी जरूरी हो जाता है। और इसके साथ साथ हम चाहेंगे जो कि वर्तमान समय में जिसकी आवश्यकता है, विशेष रूप से चूंकि यह विद्या वाणिज्य के संदर्भ में कक्षा हो रही है, तो हम आधारभूत उसी को हमने रखा है जो कि जो शोध संदर्भ में आवश्यक है इस की चर्चा करेंगे। हाँ, किसी ने कहा है कि अष्टादश कक्षा है यह तो जो भी है संख्या हमें नहीं ध्यान में रही है। तो कंप्यूटर क्या है, इसके बाद कंप्यूटर के प्रभाग को हम विस्तृत रूप में देखेंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का परिचय हम प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर का इतिहास और विकास क्रम जो रहा है, जो सामान्य रूप से हम सभी जानते भी हैं और वहां पर कंफ्यूजन भी है, ये हम देखेंगे। इसके बाद कंप्यूटर से लाभ और हानि ये हम संस्कृत विशेष के संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि संस्कृत शोध संदर्भ में अगर चर्चा की जाए तो कंप्यूटर से बहुत कुछ लाभ भी हुआ है और बहुत कुछ हानियां भी हुई है। तो दोनों ही पक्षों को हम देखेंगे। इसके बाद जो शोधार्थी हैं, इसके बाद आगे इनके लिए जो आवश्यक होता है कुछ उपकरण हैं जिनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से, जैसे एटीएम है, भीम, यूपीआई, इन सब के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है यह आपके आगामी जीवन या अभी जो आप अनुभव कर रहे होंगे उन सभी विषयों का समावेश यहाँ पर किया गया है। तो हम आशा करते हैं कि यह जो आज का व्याख्यान होगा या आगामी शनिवार को जो व्याख्यान आप देखेंगे सुनेंगे वह आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। इसके बाद हम इन विषयों के अतिरिक्त जो हम प्रारंभ में जो चर्चा कर रहे हैं वह यह रहेगा कि हमारी व्याख्यान की क्या सीमाएं हैं, व्याख्यान की क्या दशा है, और व्यावहारिक पक्ष तथा सैद्धांतिक पक्ष जो है उसको हम ध्यान में रखते हुए हम तकनीकी पक्ष पर आएंगे। क्योंकि जब हम तकनीक पक्ष की बात करते हैं तो व्यावहारिक और सैद्धांतिक पक्ष को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम साक्षात पहुंचते हैं जो कि व्याख्यान की सीमा के संदर्भ में। क्योंकि जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो आपके मन में अनंत जिज्ञासाएं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास समय जो है वह सीमित है। इसके साथ साथ यह ज्ञान जो है इस संदर्भ में वह अत्यंत अल्प है, और इसके साथ साथ जो आभासिक जगत में हम लोग हैं यह भी कहीं न कहीं हमारे व्याख्यान की सीमा है। तो इनके आलोक में हम आगे जो चर्चा कर रहे हैं इसमें सैद्धांतिक, व्यावहारिक और चर्चात्मक ये रहेंगे आयाम, ये दिशा रहेंगे। लेकिन इसके
जो मध्य में केंद्र बिंदु जो हमारा रहेगा वह तकनीकी जो इसके संदर्भ में जो चिंतन है वह हमारा रहेगा। अब अगर हम व्यावहारिक स्तर की बात करें, व्यावहारिक सिद्धांत की अगर हम बात करें, जो तो जब आप शोध का कार्य करते हैं तो अनिवार्य रूप से आप ये बात ध्यान रखेंगे कि भारतवर्ष में जो शोध होते हैं और बाहर जो शोध होते हैं उनमें एक व्यावहारिक जो अंतर है उसको आप अवश्य ध्यान में रखेंगे, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब आप शोध करेंगे तो वह अनिवार्य रूप से संस्कृत को एक भाषा मात्र नहीं मानते हैं, अपितु भारतीय जनमानस के प्राणदायक जो तत्व है उसके रूप में स्वीकार करते हैं, भारतीय संस्कृति का आधार है। ये ध्यान में रखेंगे। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि जब आप कंप्यूटर को लेकर के काम करना प्रारंभ करते हैं तो उस समय में आप ये बातें भूल जाते हैं, तो इस कारण से इन बातों को आप अनिवार्य रूप से ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ जब आप अनुसंधान करते हैं, वह प्राचीन ग्रंथ संदर्भ में आप सामान्य शोध की बात करें या फिर आप पांडुलिपि संदर्भ में शोध की बात करें या आधुनिक साहित्य संदर्भित शोध की बात करें या विज्ञान परक शोध की बात करें, इन सभी में जो ऊपर मैंने एक पंक्ति कही है वह अनिवार्य रूप से ध्यान में रखें और उसी के अनुरूप आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा। इसके बाद हम जब तकनीक पक्ष में पहुंचते हैं तो तकनीक और व्यावहारिक पक्ष को हम एक साथ लेकर के चलेंगे। तकनीक पक्ष में जब पहुंचते हैं तो हम वर्तमान समय में वह सर्वकारीय स्तर पर कहा जाए या वैयक्तिक स्तर पर आप कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आईसीटी से अछूता हो, तो आप अनिवार्य रूप से मोटे तौर पर यह समझते रहेंगे जो कि उन समस्त तकनीक को शामिल करते हैं इसके अंतर्गत जो उपयोगकर्ता जो है उसको सूचना देने में समर्थ है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जब आप तकनीक पक्ष में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो संस्कृत निमित्त जो संगणक है वह किस तरह से उपादेय है। इसमें आप जैसे एमएस वर्ड की बात अभी करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे विस्तार में। एमएस वर्ड और उसके साथ साथ मेंडेले एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप देखेंगे जो कि आप जितना शोध संदर्भ सूची आप बनाते हैं, जिसको आप बिब्लियोग्राफी कहते हैं, रेफरेंस जो आप देते हैं, ये सभी आपके लिए बहुत ही सहज हो जाता है। जैसे आपको एक एक करके टाइप करके देना होता है सामान्य रूप से, लेकिन जब आप देखेंगे जो कि मेंडेले का प्रयोग करते हैं तो केवल आप ग्रंथ का नाम देंगे और पृष्ठ संख्या देंगे, रेफरेंस देंगे, स्वयं वह जिस फॉर्मेट में आप चाहेंगे उस फॉर्मेट में वो ले लेता है। आप जिस तरह से अगर आप एपीआई के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं तो एपीआई हुआ, अगर आप शिकागो मैनुअल के अनुसार करना चाहते हैं तो वो अपने आप एक क्लिक में परिवर्तन कर देता है। और ये आप सभी बेहतर तरीके से जान सकते हैं क्योंकि ये एमएस सॉफ्टवेयर जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, उसमें यह इनबिल्ट आता है। जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसमें आप ये देखेंगे। इसी तरह और भी बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, उनका आप उपयोग कर पाएंगे। इधर एमएस वर्ड हो या एक्सेल है या पीडीएफ है या पीपीटी पावर पॉइंट की बात आप करते हैं, जैसे अभी आपको इसके माध्यम से आपको सहजतया आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी तरह मेंडेले की बात हम करते हैं। तो एमएस वर्ड आगे भी हम विस्तार में चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर आपके मन में जो कुछ भी है उसको आप जब लिखित रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सा साधन है यह। लेकिन इसके साथ साथ यह केवल प्रस्तुत करने का साधन ही मात्र नहीं है, अपितु तो आपका समय बचाता है। और इसके साथ साथ जो भी आपका एक मानक है वैश्विक स्तर पर शोध का, उस रूप में प्रस्तुत करने के लिए सहज विकल्प है आपके लिए। तो इसको हम सामान्य रूप से हम टाइपिंग के लिए एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि केवल ये टाइपिंग के लिए नहीं है। इसके माध्यम से आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके कि आपने कल्पना भी नहीं किया है, क्योंकि आप उसका अधिक से अधिक प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और उसके साथ ही मेंडेले की जो मैं बात कर रहा हूँ, मेंडेले इसी के साथ जुड़ करके स्वयं संदर्भ ग्रंथ सूची आदि जो है वो प्रस्तुत करता है और आपका एक मिनी डिजिटल लाइब्रेरी है आपका।
इसके साथ साथ आप इससे आगे चलते हैं हम। तो ये मैंने रेफरेंस कैसे दिया जाता है उसके संदर्भ में मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन हम उसको विस्तार पूर्वक आगे दिखाएंगे, जो कि आप अगर बदलना चाहते हैं डिफरेंस तो कैसे बदल लेते हैं आदि आदि। फिर पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट मूल रूप से यह है जी कि आप जो भी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं उसको कितना आकर्षक तरीके से आप प्रस्तुत करेंगे, जो आप अभी देखेंगे, आगामी स्लाइड्स में देखेंगे। अभी आपने देखा जो कि मोटे तौर पर हमने टाइप करके यहाँ पर दिया है, और इसी को अगर आकर्षक बनाना हो तो किस तरह से होता है, या आगामी जो होंगे उनमें आप देखेंगे। पीडीएफ है, जो कि जैसे आप अगर आप यूनिकोड यूज करते हैं तब तो कहीं पर समस्या नहीं होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, प्रेषण में। लेकिन समस्या वहां होती है जब आप लोकल किसी फॉन्ट का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आप अक्सर आप ये सुनते हैं जो कि यहाँ पर हमें नहीं खुल रहा है क्योंकि वो फॉन्ट नहीं है। तो वहां पर अगर आप पीडीएफ में बना कर देते हैं तो यथावत वह वहां पर प्रस्तुत हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी होता है कि आपकी मौलिकता जो है वो आपके पास होती है, और भी बहुत सारे इसके हिडन फैक्टर्स हैं जिसकी चर्चा हम देखते हैं इसके अंतर्गत पीडीएफ में। इसके बाद यूनिकोड, यह आप अब सभी मंगल से परिचित होंगे। अर्थात अभी जो मैं जितनी चर्चा कर रहा हूँ ये पृष्ठभूमि के रूप में चर्चा कर रहा हूँ। आगे हम विस्तार में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर क्या है यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। फिर मेंडेले जो है ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण शोधार्थी के लिए, हम तो यह कहेंगे जो कि जितने भी शोधार्थी हैं उनके पास अनिवार्य रूप से मेंडेले जो है वह होना ही चाहिए। क्योंकि सामान्य रूप से जो कला क्षेत्र के जो विद्यार्थी होते हैं वह इससे बचते हैं और ज्यादा तकनीकी होना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो कि यह वैश्विक स्तर पर जब आप शोध कार्य को देखें तो मेंडेले एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण हो जाता है आपके लिए। और यह एमएस प्लगइन के साथ जोड़ करके जो एमएस वर्ड है आपका, उसमें आपको शोध संदर्भित कार्य में बहुत ही मदद करता है, खास करके रेफरेंसिंग जो होता है उसमें। इसमें मोटे तौर पर होता क्या है कि आप एक सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करते हैं, ऑनलाइन भी है, जैसे आप देखते हैं फेसबुक, और ये जैसे आप व्हाट्सएप आप मोबाइल में भी यूज करते हैं और कंप्यूटर में भी यूज करते हैं, इस तरह दोनों वर्जन है इसका। इसी तरह है, उसके बाद क्या होता है जब आप इंस्टॉल रजिस्टर्ड हो जाते हैं उसके बाद जो भी आपके पास पीडीएफ है सिस्टम में वो टोटल आप इसको दे देते हैं, और ये एक सीक्वेंस में सजा लेता है अपने पास। इसके बाद आप उसको वहीं पर पढ़ भी सकते हैं, जैसे मैंने वहीं वेंडले में कैसे आप पढ़ते हैं वो आप देख रहे हैं। यह जो आपके सिस्टम में जितना है वही ऑनलाइन भी रहेगा। मान लीजिए आप सिस्टम लेकर जाना भूल गए, तो आप जब वहां पर पहुंचेंगे दूसरे जगह, वहां पर अपना जैसे ईमेल आप लॉगिन करते हैं उसी तरह आप लॉगिन करिए, जैसे ईमेल में आपका मेल पड़ा होता है वैसे ही आपका पीडीएफ पूरा पड़ा होगा एक तरफ से, और वहां भी ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं इस बगल में जो आप यहाँ पर लिस्टिंग देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रंथ का नाम है, ग्रंथकार जो है उनका नाम है, किस सन में प्रकाशित हुआ है, कितने पृष्ठ हैं, ये सभी यहाँ पर लगभग 12-13 कॉलम्स जो हैं वह वहां पर होंगे। यह किस दृष्टि से आपके लिए उपादेय हो जाता है, जो कि रेफरेंसिंग जो होता है उसके लिए यह लेता है। एक बार जब इसको दे दिया जाता है, सामान्य रूप से जो आजकल जो तैयार हो रहे हैं लिनक्स आदि के माध्यम से जो आप तैयार करते हैं पीडीएफ जो तैयार करते हैं, वहां पर बुक उसी रूप में लेता है जिसमें कि यह स्वयं में वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन जब आप मैनुअली देते हैं तो आपको एक बार पहली बार आपको इनपुट के रूप में देना होता है, उसके बाद लाइफ टाइम जितना भी आप प्रयोग करेंगे यह रेफरेंस जब देने लगेंगे, जैसे हम वहां पर देंगे आगम, आगम टाइप करेंगे तो आगम से रिलेटेड जितना भी आपका ग्रंथ है वह आ जाएगा, और स्वयमेव जो शोध है अर्थात जिस रूप में आप शोध सूची प्रस्तुत करते हैं वह प्रस्तुत कर देगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस कारण से आप देखेंगे। तो इस तरह से आप ऑनलाइन सामग्री संकलन कर सकते हैं और आप मेंडले में अपना जमा करते जाएंगे, और जब भी जरूरत हो तो वह जीवन भर के लिए आपका है, जो छात्र जीवन से प्रारंभ करके जब भी आपको प्रयोग करना होगा, क्योंकि एक अकाउंट आपके पास रहेगा, आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे स्थल हैं जहां से आप सामग्री संकलन कर सकते हैं। ग्रंथ हो,
जैसे आर्काइव होगा या फिर आप संस्कृत डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, इस तरह बहुत असंख्य हैं जहां से आप सामग्री संकलन कर सकते हैं। और ये आपको स्वयं देखना चाहिए जो कि कहाँ से बेहतर सामग्री आपको प्राप्त कर सक पाएंगे आप, ये आप स्वयं आपको देखना चाहिए। मैंने कुछ यहाँ पर उदाहरण मैंने दिया है जो कि आप यहाँ इसके माध्यम से आप ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये अनंत है और आप स्वयं इसका अन्वेषण करें तो बेहतर होगा। ये जो आप देख रहे हैं आईआईटी कानपुर का है, जो रामायण गीता आदि को बहुत बेहतर तरीके से वहां पर प्रस्तुत किया है, जो कि आप उसको सुन भी सकते हैं, उसका यूनिकोड टेक्स्ट के रूप में आप पढ़ भी सकते हैं। ये पूरा आप देखते हैं। उसके इसी तरह संस्कृत लाइब्रेरी है। इसके साथ साथ जो एक कंप्यूटर के संदर्भ में जब आगे चर्चा करने जा रहे हैं हम, तो वहां एक महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है जो कि की शॉर्टकट्स जो हैं। अगर आप शॉर्टकट कीज जो हैं वो आप जानते रहते हैं तो यह आपके लिए और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्योंकि जैसे आप वर्ड फाइल खोले हुए हैं, मान लीजिए आपके पास 4 5 6 7 एक साथ है और आपको एक से दूसरे में जाना है, या आपने बहुत सारा टैब खोला हुआ है और बहुत एक से दूसरे पर जाना चाहते हैं, तो एक तो होगा जो कि माउस को वहां पर कर्सर को ले जाएंगे और फिर जाकर वहां पहुंचेंगे आप। तो लेकिन अगर आप शॉर्टकट की जानते रहते हैं तो आप चंद सेकंड में आप एक से दूसरे पर जाएंगे, फिर वहां से कॉपी करके यहाँ पर जो डालना है वो डाल सकते हैं। तो ये भी आपको सीखना है, क्योंकि ये मैं इस कक्षा में समग्र जो चर्चा है वह केवल आपको एक दिशा केवल हम दे सकते हैं। संपूर्ण अध्यापन नहीं हो सकता है 1 घंटे में, क्योंकि जो मैं ये चर्चा कर रहा हूँ वो कम से कम 3 महीने का एक पाठ्यक्रम है संपूर्ण। तो ये आपको मैं केवल हिंट्स दे रहा हूँ जो कि आप इस तरह से अपने आप को इनबिल्ट कर सकते हैं इन जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के निमित्त उपकरणों से। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण जो है पक्ष वह है जो आप देखते होंगे आजकल, जो कि आप कहीं से कुछ जो उठा करके अपने ग्रंथ में अपने शोध पत्र में जो डालते हैं, इसे चेक करने के लिए टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें कि सामान्य रूप से 14% तक अगर रहता है तो आपको कहा जाता है कि नहीं इतना चल जाएगा। लेकिन जैसे टर्न इट इन है, जो अगर रोमन में कुछ है, इंग्लिश में कोई आर्टिकल है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं लेकिन वो पेड सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके माध्यम से आप कहाँ से क्या चोरी की गई है वह स्पष्ट रूप से आप जान सकते हैं। और जैसे टर्निटिन का मैं सामान्य रूप से प्रयोग करता हूँ, तो इसमें मैं देखता हूँ जो कि जहां कहीं से भी आपने उठाया है वह कितना प्रतिशत आपने उठाया है, आपने जो लिखा है उसको हाईलाइट करेगा, उसके साथ साथ जिस वेबसाइट से आपने लिया है उसको हाईलाइट करेगा साइड में। तो इस तरह करके वो बहुत ही उपादेय है और फिर रिपोर्ट बना करके दे देता है जो कि इस तरह आपने किया है, और उसके आधार पर आपका शोध स्वीकृत या फिर से रिवाइज करने के लिए आपको दिया जाता है। लेकिन इसकी सीमाएं हैं। मैंने पहले ही आपको कहा था प्रारंभ में, व्यावहारिक स्तर पर जो भारतीय संस्कृति जो है उससे संस्कृत से अनुस्यूत है। ये दोनों इन दोनों को बातों को ध्यान में रखते हुए, जो कि जब आप संस्कृत की बात करते हैं तो केवल एक भाषा के रूप में, एक विषय के रूप में मत देखिए, ये इसको आप हमारी जीवंतता जो है इस दृष्टि से देखिए, तब आपको यह समझ में आएगा, स्पष्ट होगा। नहीं तो हम स्पष्ट रूप से यह कहेंगे कि यह जो प्लेगरिज्म की बात की जा रही है वह किसी भी तरह से कोई भी आपको नहीं पकड़ सकता है। मैं बता रहा हूं उदाहरण के लिए, आपने जो दो तरह का प्लेगरिज्म की बात की जाती है, जो कि एक तो हो गया जो कि आपने किसी दूसरे से चोरी की है, और एक हो गया जो कि आप अपने से चोरी की है। अपने से चोरी की है मतलब मैंने एक शोध पत्र एक जगह प्रकाशित करवाया और दूसरे जगह उसी में से मैं कंटेंट उठा करके बिना संदर्भ दिए मैं दूसरे में छाप लिया,
तो वह भी एक प्रकार से चोरी है और ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अब आप ये बताएंगे जो कि मैंने एक शोध पत्र लिखा और वह शोध पत्र अभी प्रकाशित नहीं हुआ कहीं भी, और उससे उठा करके आपने लिख लिया, आपको दिया गया देखने के लिए, अगर आपने उसमें से उठा करके लिख लिया, तो यहाँ पर आकर के किस सॉफ्टवेयर के तहत पकड़ा जाएगा? तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारा अंतःकरण जो है, उस अंतःकरण के आधार पर हमें खुद सोचना चाहिए जो कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। अगर अंतःकरण आपका नहीं शुद्ध है तो फिर उस पर आप आगे चर्चा करना निरर्थक है। तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसके भी लिमिटेशंस हैं, ये हमने यहाँ पर बता दिया है। आगे हम बहुत सारी बातें हैं, उन सबको हम स्किप करते हुए हम अब आ जाते हैं मूल रूप से अपने विषय वस्तु पर, जो कि हमें संक्षेप में देखना था। यह जो कंप्यूटर क्या है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो कि इसकी परिभाषा, इसका विकास किस तरह से हुआ है, इनपुट आउटपुट जो है इनको हम देखते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है इनको देखते हैं, और इसके साथ साथ जो प्रारंभिक, जिसको आपको देखना ही देखना है, इसके संदर्भ में नोटपैड प्लस प्लस, मैं नोटपैड की बात नहीं कर रहा हूं, नोटपैड प्लस प्लस की बात कर रहा हूं, क्योंकि नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में बहुत अंतर है। और खास करके शोधार्थी के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा जो कि आप नोटपैड प्लस प्लस ही यूज करिए, नोटपैड का यूज मत करिए, उसका उपयोग मत करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि जैसे आपने नोटपैड खोला, आपने कुछ उसमें डाला और गलती से आप उसको सेव नहीं कर पाए, क्लोज कर दिए, तो आपका चला जाएगा। लेकिन नोटपैड प्लस प्लस है, आपको सेव करने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ नोटपैड आप एक बार में एक खोल सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस आप एक बार में असंख्य खोल सकते हैं, और जब तक आप उसको इंटेंशनली क्लोज नहीं करेंगे तब तक, और सेव करने के लिए भी वो ऑप्शन मांगेगा। अगर आप कहते हैं नहीं हम नहीं सेव करना चाहते हैं, तभी जाकर के वो हटाएगा, नहीं तो नहीं हटाएगा। इस कारण से नोटपैड प्लस प्लस रखेंगे। इस तरह एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस में बहुत सारी बातें आ जाती है जो कि टूल्स अलग अलग हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इसके साथ साथ ब्राउजर्स जो हैं, जिसके माध्यम से आप देखते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, या एक्सप्लोरर है, या मोजिला फायरफॉक्स है, या अलग अलग जो ओएस हैं उनमें अलग अलग ये ब्राउजर होते हैं। तो इस आधार पर आप उनको भी, उनके बारे में आप विस्तृत जानने का प्रयास करिए, क्योंकि मैंने पूर्व भी कहा है, इस कक्षा में केवल दिग्दर्शन मात्र दिया जा सकता है, क्योंकि दो कक्षा में, अर्थात एक में कंप्यूटर के संदर्भ में, एक इंटरनेट के संदर्भ में समग्र जानकारी केवल ब्रह्मा ही दे सकते हैं, वैसे संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं, केवल आपको एक बिंदु के रूप में आपको समझाया जा रहा है, ताकि आप उसको नोट करके रखें और अवसर के पढ़ने पर आप उसका विस्तृत अध्ययन करिए। और उसमें भी मैं विशेष रूप से आपसे यह कहना चाहूंगा कि इसके सैद्धांतिक पक्ष पर बहुत मत जाइए, इसके प्रायोगिक पक्ष पर जाइए, क्योंकि सैद्धांतिक पक्ष आप पढ़ भी लेंगे तो आप प्रायोगिक जब तक नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मैं अपना उदाहरण बताऊं तो मैं जितना भी कंप्यूटर जगत में आज मैं जो कुछ भी जानता हूं, वो मैं टूल डेवलप किया या फिर जो कुछ भी कार्य मैंने किया है, वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यास का प्रतिफल है। मैं सैद्धांतिक पचड़े में बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि सैद्धांतिक में जाने के बाद आपके पास इतना समय नहीं रहेगा जो कि आप उसको प्रायोगिक रूप से देख सकें। तो इस कारण से आप प्रायोगिक रूप में जाइए, गलतियां करिए, और आप देखने का प्रयास करिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा जो कि किस तरह से यह जितनी भी आपकी यहाँ पर जितने चर्चा आप देख रहे हैं, जो भी है, उसको आप सहज रूप से आत्मसात कर पाएंगे, अंगीकार कर पाएंगे। अगर वह नहीं है तो फिर समस्या आपको होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे, और इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं जो कि, हाँ, आगे हम बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं जो कि कंप्यूटर क्या है। यहाँ से हम इसके बेसिक्स से आप चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। और मोटे तौर पर अगर कहा जाए, जो कि कंप्यूटर या संगणक जो है, वह जिस रूप में आज देखते हैं आप, उस रूप में पहले नहीं था। यह प्रारंभ जो हुआ एक सामान्य जो गणना करने के लिए जो एक उपकरण है, इस रूप में प्रारंभ हुआ।
और उसके बाद धीरे धीरे आप देखते हैं जो कि आज आपके समक्ष जो कुछ भी है तकनीक से संदर्भित, उसमें जो भी उपकरण लगे हैं उनको किसी न किसी रूप में आप कंप्यूटर संदर्भित ही कहेंगे। वो आपके लिए वॉशिंग मशीन है, या आप यहाँ पर मोबाइल देखते हैं, या फिर जो कुछ भी है आपके पास, क्योंकि वही धीरे धीरे विकसित हो करके आप देखते हैं। फिर मूल रूप से हम डेस्कटॉप जो हमारा है, लैपटॉप जो है, उसको हम कंप्यूटर रूप में देखते हैं, लेकिन उपकरण जो है वह अलग अलग तरह से आप देखते हैं, जितना जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है। और आज वर्तमान समय में यह संगणक जो है, खास करके संस्कृत के संदर्भ में, यह इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि यदि आप संस्कृत से संबद्ध हैं और कंप्यूटर अगर आप नहीं जानते हैं, तो आप आगे आपके लिए कदम बढ़ाना कठिन होगा, क्योंकि यह आज से नहीं, जिस समय में यूजीसी ने फॉर्म ऑनलाइन किया, उस समय से यह विशेष महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जो भी प्रशासन करता है आपको अंगीकार करना होता है। तो इसका केवल प्रशासनिक दृष्टि से जो आपको बाध्यता दी गई है उसी के अनुरूप मत करिए, आप आत्मसात करिए, आप देखेंगे आपको सहायता मिलेगी, आपको आपका समय का बचत होगा, यह आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन इस पर अवलंबित ना हो कभी भी, यह भी साथ में मैं कहूंगा। तो मोटे तौर पर अगर कंप्यूटर कहा जाए, कंप्यूटर किसको कहेंगे? तो एक यंत्र जो इनपुट अर्थात जो कुछ आप देते हैं उसको स्वीकार करता है, और उसके प्रतिफल स्वरूप आउटपुट कुछ वो आपको देता है। मोटे तौर पर अगर एक लेमैन की भाषा में अगर कहा जाए तो आप इस तरह करेंगे। अब इनपुट के रूप में बहुत कुछ है जो कि आप दे सकते हैं, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। इनपुट जिसके माध्यम से आप उसको देते हैं, और इसके बाद इसकी विशेषता की अगर बात करते हैं तो यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है इसकी। जो आप एक उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, आपके पास 2 लाख शब्द दिया गया है, जिसको कि आकारादिक क्रम से सजाना है आपको। आप मैन्युअली आप अपने आप से आप सोच लीजिए, जो कि अगर आप सजाना चाहें तो कितना समय लग सकता है आपको। वहीं पर केवल सिर्फ एमएस वर्ड जो है उसके माध्यम से अधिक 5 सेकंड में आप संपूर्ण को रीऑर्डर कर सकते हैं आप। इसी तरह बहुत कुछ कार्य है जो कि आप सहजतया कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण मैंने आपको बताया। फिर इसके साथ साथ है जो कि अपने आप स्वचालन की बात है। जैसे अभी आप देखते हैं एटीएम, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि वहां पर अन्य कोई नहीं है, केवल उसको कमांड दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है, वो आउटपुट के रूप में आप एक बार जो प्रोग्रामिंग कर दी जाती है उसके अनुसार वह कार्य करता रहता है। इसके साथ साथ जो शुद्धता है, एक्यूरेसी है, यह इसकी विशेषता है, जो कि जो आप प्रस्तुत करते हैं डाटा, उसको वह प्रोसेस करके वह एक्यूरेट जो आपने दिया है उसके अनुरूप ही वह देगा। अब आप कहेंगे जो कि नहीं, वह शुद्ध शुद्ध नहीं बताता है, तो शुद्ध शुद्ध नहीं बताता है तो अनिवार्य रूप से जो आपने प्रोग्रामिंग की है उसमें गलती है, क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग आपकी सही है तो कभी भी वो गलत नहीं दे सकता है। जैसे कि हमने एक टूल डेवलप किया, जैसे ओतास जो डेवलप किया है, उसमें मैंने जो भी आंकड़ा दिया है, डाटा दिया है, अगर उस डाटा में गलत है, अगर मैं दे दूं जो कि मित्र शब्द जो है वह केवल नपुंसक लिंग में है, तो वो कहां से खोज करके देगा जो कि मित्र शब्द पुल्लिंग में भी होगा लेकिन उसका अर्थ सूर्य हो जाएगा? वो तो नहीं दे सकता है। जो आप दे रहे हैं उसी को वह देगा। तो उसकी शुद्धता पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं उठाइए। आपने जो प्रोग्रामिंग की है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि होगी, इस कारण से यह है। इसके साथ साथ है जो कि वह सार्वभौमिक है। अगर वह कैलकुलेटिंग करता है कुछ, तो जो यहाँ करेगा वही अन्य जगह भी करेगा, इसमें ये नहीं होगा कि अंतर हो जाएगा। मान लीजिए आप गणना कर रहे हैं तो 5 व्यक्ति अगर एक ही जोड़ को कर रहे हैं, हो सकता है जो कि एक व्यक्ति में जोड़ते वक्त कुछ कम हो गया या अधिक जुड़ गया, तो दोनों में अंतर आ जाता है। फिर आप उसको कैलकुलेटिंग मशीन कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ संग्रहण क्षमता जो है बहुत अधिक है। जैसे आप ग्रंथ अपने घर में कितना रख सकते हैं? 1000 2000, अपनी लाइब्रेरी में 50,000 ग्रंथ रख सकते हैं, और एक छोटे से डिवाइस में यहाँ पर आप अनंत ग्रंथ आप रख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इसकी डिग्निटी जो है, जो आपने कार्य दिया है, वह कार्य उसी तत्परता के साथ, कर्मठता के साथ वह करता है।
और इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। जैसे आप संदर्भ सूची दे रहे हैं, आप संदर्भ सूची अगर कहा जाए आपको एपीए स्टाइल में देना है या किसी अन्य स्तर से देना है, तो उसमें अंतर आ सकता है, उसमें अशुद्धियां हो सकती है। उस पर विश्वास करना एक क्षण के लिए कठिन है, क्योंकि आपको फिर से रीचेक करना पड़ेगा जो कि आपने कहीं कुछ गलतियां तो नहीं की है। लेकिन जब आप एमएस वर्ड के माध्यम से या कंप्यूटर के अन्य उपकरण जो उनके माध्यम से करते हैं, वहां पर कोई गलती का लेस मात्र अवसर नहीं रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो मुख्य रूप से जो इसके 4 उपकरण आप देखते हैं। डिस्प्ले जो सामने में आपके समक्ष होता है, उसका कीबोर्ड, माउस और कीबोर्ड जिसके माध्यम से आप इनपुट दे पाते हैं। और अगर इंटरनल बात करें तो मदरबोर्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि इसके अगर अतिरिक्त देखा जाए तो मॉनिटर, फिर सीपीयू, स्पीकर, इस सब से आप परिचित होंगे। नहीं तो आप इससे परिचित अवश्य हो जाएं, क्योंकि ये है आपके लिए बेसिक्स है। इसके संदर्भ में जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर उसके बाद है जो कि एक डेस्कटॉप है, उसको कैसे परिचालन करते हैं, तो इसके लिए अलग अलग जो उपकरण हैं उनको कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कैसे उसको आगे रन करते हैं, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब अगर हार्डवेयर की बात की जाए, अर्थात कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो है जिसको आप मोटे तौर पर जिसको आप छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। और जैसे कि आप माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर आदि जो देखते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर जो है, इसमें आप देखते हैं जो कि अलग अलग, ये इसको आप टच नहीं कर सकते हैं। यह ऐसे कह सकते हैं जैसे हमारा शरीर हुआ और हमारा चैतन्य या इस तरह के जो तत्व जिनकी बात हम करते हैं, उनको आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आप कहते हैं विंडोज, लिनक्स, उसके बाद मैकिंटोश, अलग अलग जो है ये उपकरण, ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं आप, जो उस संपूर्ण को रन कराने में समर्थ होता है। इसी इसके बाद आप दूसरा देखते हैं डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, जो कि अलग अलग जो डिवाइस आप प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रिंटर उसमें कनेक्ट किया, तो आपको आता है जो कि एचपी प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करिए। इसके बाद यूटिलिटी ड्राइवर्स हैं। इसके बाद फर्मवेयर्स हैं। ये जितने भी हैं इन सबको आपको ध्यान में रखना चाहिए, और इसके कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से हो सकते हैं, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स में कौन कौन से हो सकते हैं, और भी बहुत सारे। ये तो मैंने केवल उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया है, असंख्य इसके उदाहरण हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूटिलिटी ड्राइवर्स में, जैसे आप एंटीवायरस आदि प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो आप ये अलग अलग जो उसके साथ सिस्टम के साथ इनबिल्ट जो आप प्रस्तुत कर देखते हैं, या प्रस्तुत अलग से आप ऐड करते हैं, क्योंकि बहुत में पहले से भी दिया जाता है और अलग से भी आप ऐड करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, जैसे वर्ड प्रोसेसर हुआ, या फिर इधर इंटरनेट ब्राउजर हुआ, या साउंड वीडियो सॉफ्टवेयर हुआ, इन सब को आप देखते हैं। ये सभी जो आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात की है, तो उसी के अंतर्गत आ जा रहा है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी कार्य नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। क्योंकि आप देखते हैं जो कि जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं या लिनक्स स्टार्ट करते हैं, ये जब तक प्रारंभ नहीं होगा तब तक अन्य कोई कार्य आप नहीं कर सकते हैं। और यही जब आपका करप्ट होता है या किसी तरह से कार्य करना बंद कर देता है, तो आप कहते हैं जो कि यह सिस्टम काम नहीं कर रहा है, फिर आप उसको फिर से रिबूट करते हैं, या फिर से आप ओएस जो है वह इंस्टॉल करते हैं, रीइंस्टॉल करते हैं। तो इस संदर्भ में एक बात जो प्रसंगवश हमें यहाँ पर बताना है, वह यह है कि सामान्य रूप से देखते हैं जो कि जो भी आप लोग सेव करते हैं, वो या तो माय डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेते हैं, या डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं, या सी ड्राइव में, ये सभी सी ड्राइव के अंतर्गत आते हैं, या जो फोटोज हैं इनमें कर लेते हैं। तो आप जब भी प्रयोग करें, कोई भी सेव करें, तो अनिवार्य रूप से सी ड्राइव
सी ड्राइव का अभिप्राय हो गया डेस्कटॉप हो या जितने भी माई डॉक्यूमेंट्स हो गया या माई म्यूजिक हो गया, ये सभी सी ड्राइव में आ जाते हैं। सी ड्राइव में आप कुछ भी सेव ना करें, अतिरिक्त जो भी करना हो DEF जो है उसमें आप कर सकते हैं। अगर आप में पहले से करके नहीं दिया गया है तो मैं आगे बताऊंगा जो कि कैसे आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, सी ड्राइव से ई ड्राइव एफ ड्राइव बना सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। बहुत आसान है, आप बना लें और उसमें रखें। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कभी भी अगर करप्ट होता है तो सबसे पहले सी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, और सी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो आपका जो भी डाटा है वह चला जाता है। हालांकि जो आपका फॉर्मेट होने के बाद भी डाटा चला जाता है उसको भी रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है सिस्टम में जो एक बार आपने दे दिया वह दोबारा आपको प्राप्त न हो। आप डिलीट कर दीजिए, फॉर्मेट कर दीजिए, वह अनिवार्य रूप से वह सुरक्षित होता है और उसको फिर से रिकवर किया जा सकता है। इवन आपका हार्ड ड्राइव जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, अगर वह फॉर्मेट कर दिया गया है गलती से तो वह भी रिकवर किया जाता है। तो ये कभी मत सोचिएगा जो कि जो आपने सिस्टम से डिलीट कर दिया है तो वो हमेशा के लिए डिलीट हो गया है, उसको कोई पुनः नहीं देख सकता है। तो ये मत सोचिएगा। इसके साथ साथ हम जब ईमेल की चर्चा करेंगे तो वहां भी हम बात करेंगे, जो कि ईमेल अगर आपने डिलीट कर दिया है, ये डिलीट का अभिप्राय जो आप जो उसका ट्रेस है उससे भी अगर आपने डिलीट कर दिया है तो भी उसको रिकवर किया जा सकता है पिछले 1 महीने 2 महीने तक का। तो ये बात आप जानते रहें, जो कि आत्म तत्व के रूप में वो विद्यमान रहता ही है, तो इसलिए तकनीक से बचना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। इसके बाद इनपुट डिवाइस की बात अगर करते हैं तो आप बहुत अलग अलग तरह से जो आपके लिए बहुत उपादेय होता है, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, स्कैनर हुआ, माइक्रोफोन है। अब जॉयस्टिक की तो बात नहीं यहाँ पर कर सकते हैं, लाइट पेन है, बार कोड रीडर है, उसके बाद इसी तरह तरह QR कोड है, या फिर अन्य जितने भी हैं, ये सभी इनपुट डिवाइस है जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर को डाटा प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद वो प्रोसेस करके आपको वापस डिस्प्ले करता है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस में अगर देखें तो इसमें ऑडियो विजुअल या टेक्स्ट के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में आपको प्राप्त होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं सीपीयू। सीपीयू जो है यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, यह सबसे महत्वपूर्ण है उपकरण, जो जिसका कि यह कंप्यूटर के लिए प्राथमिक घटक के रूप में, प्राथमिक यूनिट के रूप में आप कह सकते हैं। यही सिस्टम के एप्लीकेशन को चलाता है और उपयोगकर्ता का जो सक्रिय सॉफ्टवेयर है इससे यह लगातार इनपुट प्राप्त करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, आउटपुट उत्पन्न करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है इसको आप देखते हैं। इसमें भी आप देखते हैं जो कि सीपीयू में आप अलग अलग तरह से आप देखते हैं, जो कि आप कहते हैं जो कि यह जो है वह डुअल कोर है, क्वाड कोर है, हार्ड एंड सीपीयू है। तो इसमें क्या होता है जो कि अगर एक प्रोसेसर लगा हुआ है या फिर सामान्य रूप से कम एक प्रोसेसर लगा होगा, फिर चिप लगा होगा, उसके बाद ये गणना करेगा। और इसमें देखेंगे जो अधिकांश जो होता है उसमें एक होता था पहले, उसके बाद देखते हैं कि 2 प्रोसेसिंग वाले जो होते हैं उसको डुअल कोर कहते हैं, 3 वाले ये 4 वाले जो होते हैं उसको क्वाड कोर कहते हैं, उसके बाद 6 वाले 8 वाले जो होते हैं इनको हार्ड एंड सीपीयू के रूप में हम लेते हैं। और जितना बेहतर आप प्रयोग करते हैं, करना चाहते हैं, अपनी उपयोगिता के अनुसार आप उतना बेहतर तरह का उपकरण का चयन करते हैं। तो मुख्य रूप से मदरबोर्ड को अगर देखें तो मदरबोर्ड में मेमोरी जो है वह रैम, वीडियो कार्ड, प्रोसेसर, सीपीयू जो है वह और हार्ड ड्राइव, इन सब को आप देखते हैं। ये मोटे तौर पर जब आप खोलेंगे तो आप इस तरह का देखते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये 4 हैं, ठीक ना। ये जो 4 हैं यहाँ जो मैंने अभी चर्चा की है, प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड ड्राइव और वीडियो कार्ड, यही क्रम से यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि प्रोसेसर, रैम, जो मेमोरी जो है, और उसके बाद हार्ड ड्राइव और वीडियो कार्ड, ये चारों अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यही रैम जो है कहते हैं जो कि यह हैंग करता है या नहीं चल पा रहा है, वह इसी रैम को ध्यान में रख करके होता है, जो कि सामान्य रूप से अब तो 8 GB सामान्य रूप से हम प्रयोग करते हैं, लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं उसमें 8 GB और 1 TB अर्थात 1 टेराबाइट जो है,
इसमें भी आप देखेंगे जो कि बाइट से लेकर के आप टेराबाइट या आगे जो देखते हैं, वह सामान्य रूप से 1 TB, अब तो हार्ड ड्राइव भी आप देखेंगे तो 5 TB तक का आपको उपलब्ध होता है। तो इस तरह से अब आगे हम चलेंगे तो यह विकास की चर्चा है और हम इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और चूंकि समय भी आपका समापन की ओर है, तो ये मोटे तौर पर मैंने विकास क्रम को यहाँ पर मैंने बताया है, जो कि कहाँ से प्रारंभ हुआ, अबाकस से प्रारंभ होकर के उस समय में उसका समय क्या रहा होगा, उस समय में इसका स्वरूप क्या था, इसके साथ साथ किसने इसकी संरचना की, इस तरह जितना भी है यह हमने जानकारी अलग अलग जो है वह क्रम से हमने देने का प्रयास किया इसमें, और इसको आप विस्तार पूर्वक सैद्धांतिक पक्ष जो है ये आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप अध्ययन करते हैं तो इस क्रम में आप अध्ययन करें तो आपको सहूलियत होगी एक क्रम से। इसके बाद एक क्रम में जो कार्डबोर्ड, फिर उसके बाद डिफरेंस इंजन आया, उसके बाद फिर टेबुलेटिंग मशीन, फिर आगे आप चलते हैं तो डिफरेंशियल एनालाइजर, फिर मार्क 1 जो है उसके बाद से हम देखना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद जो एक सीक्वेंस में जो यह अंतिम रूप से जो हम देखते हैं, वह एक एक करके जनरेशन के रूप में हम गणना प्रारंभ करते हैं। जब एस्टेब्लिश यह हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं जो कि पहला फर्स्ट जनरेशन जो 1946 से लेकर के 1959 तक का देखते हैं, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता था। फिर द्वितीय स्तर पर हम आए तो उसमें क्या विशेषता थी और क्या कमियां थी, ये हम देखते हैं। फिर द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर रहा है, फिर तृतीय पीढ़ी का जो रहा, उसके बाद चतुर्थ में आकर के फिर इस क्रम से हम देखते हैं जो कि पांचवी पीढ़ी जो है वह निरंतर अब आगे की ओर हम लोग अग्रसर हैं, और कंप्यूटर के फायदे लगभग आप लोग सभी देख ही चुके हैं। अगर हानि की बात करें तो इसका जो सामान्य है वह तो यह है कि वायरस और हैकिंग के मामले जो आप देखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो है साइबर जो अपराध जो आप देखते हैं, यह बहुत ही अलग अलग तरह से अपराध है। ये तो एक पृथक विषय वस्तु ही है जिस पर कि विस्तार पूर्वक चर्चा की जा सकती है। इसमें है जो कि रोजगार के अवसर में कमी भी हुई है, और दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो इसमें बढ़ोतरी भी हुई है। और अगर संस्कृत के संदर्भ में हम चर्चा करें तो 2 मिनट में ये हम चर्चा कर सकते हैं जो कि यह आपको वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने का साधन बना, और इसके साथ साथ जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं उनसे आप इंटरेक्ट हो पाते हैं, अलग अलग जो विद्वान हैं उनसे आप इंटरेक्ट हो पाते हैं। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपसे हम संवाद स्थापित कर रहे हैं। लेकिन जो एक जो सामान्य शोधार्थी है उसकी बात अगर हम करें तो यह है कि अभी तक विषय वस्तु चयन और उपकरण जो है उनके चयन में ही हम जो अगर 3 साल अगर हम पीएचडी में देते हैं तो 2 साल तक हम केवल चयन में ही दे देते थे, और 1 साल में किसी तरह से लिख करके हम खत्म करते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि आप 1 महीने में आपका जो विषय वस्तु है उसकी सामग्री आप चयन कर सकते हैं, और अपने पूरे 3 साल जो है वह जो मौलिकता जो है उसकी सर्जनशीलता जो है उस पर आप बल दे सकते हैं। और आप स्पष्ट रूप से जानते हैं जो कि खेद का विषय है कि हमारे यहाँ शोध जो है वह अत्यंत निम्न स्तर पर है, और आप जितना भी रिसर्च हो रहा है उसको उठा करके देख लीजिए, वैश्विक स्तर पर आपका शोध नगण्य है। यह एक कटु सत्य है जिसको कि हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए, और केवल हम यही इतना ही जानते हैं जो कि पीएचडी किसी तरह से हमें डिग्री एक मिल जाए बस, और जो थीसिस है वो सबमिट हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए किसी तरह से, तो इससे थोड़ा बचेंगे। और आप जितने भी हैं उन सबसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि हम आगे जो देखें विषय वस्तु, उसमें हम प्रयास करेंगे जो अधिक से अधिक जो शोध के संदर्भ में जो हमने अभी जैसे मेंडले का कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, ये सब मैं अगली कक्षा में मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ एटीएम जो है, भीम, यूपीआई, इस सब की चर्चा मैं विस्तार पूर्वक करूंगा, क्योंकि यह आपको प्रतिदिन उपयोग में आने वाले हैं वहां पर। तो इस सब की चर्चा मैं करूंगा आगे। लेकिन मोटे तौर पर मैं यही कहूंगा जो कि शोध कार्य जो आप कर रहे हैं, यह तकनीकी पक्ष जो है
उसको आप प्रारंभ जब आप अभी पाठ्यक्रम चल रहा है उस बीच में ही आप जितना भी सामग्री संकलन है वह कर लीजिए। मध्य में आप थोड़ा बहुत करते रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से प्रयास यही करेंगे जो कि इतने तक में ही आप कर लें। उसके बाद आप कुछ बेहतर करें जो कि वास्तव में अनुसंधान कार्य कहा जाए, केवल एक कार्य मात्र नहीं कहा जाए। ठीक है, तो मैं संक्षेप में मैंने ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया।